हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेचपीसीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग राष्ट्रपति, राज्यपाल, कैग और मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको जो है दो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से सही स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। बताइए राइट है या रॉन्ग है। तो बिल्कुल ये राइट है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी तो याद रखिएगा 1774 में की गई थी। तो ये ईयर भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ईयर पूछ लेता है। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट है लेमेस्टेयर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि लेमेस्टेयर नहीं थे, बल्कि जो है इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे थे। तो ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये जो है कूट वाला है, इसमें सही उत्तर को फाइंड आउट करना है और मैच कराना है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है नियंत्रक परिषद की स्थापना। बताइए, नियंत्रक परिषद अर्थात जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी। तो इसको जो है किससे मैच कराएंगे आप? तो ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 से मैच करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी आप पढ़ चुके हैं, ये नियामक अधिनियम 1773 के तहत स्थापित किया गया था। अर्थात जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत दी गई थी? तो चार्टर एक्ट 1813, इसके तहत जो है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो ये भी सुमेलित है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपका जो है चार्टर अधिनियम 1833 इससे जो है मैच करता है। तो अब देखिए नीचे जो है दिया गया है ऑप्शन। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी। ए का हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, और सी का 3 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। और संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। और 1813 के चार्टर अधिनियम में व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त किया गया था, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार की छूट दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। देखिए, अब 1853 के चार्टर अधिनियम की बात करें तो 1853 के चार्टर अधिनियम में कार्यपालिका और विधायिका को पृथक कर दिया गया था। इसी में जो है आईसीएस की परीक्षा भारत में कराने का निर्णय लिया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में आईसीएस की परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर 1853 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, चार्टर एक्ट 1833। और चार्टर एक्ट 1853 में कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण किया गया था।
और ICS की परीक्षा भारत में कराने का निर्णय लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात करें तो इसके द्वारा कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया था और भारतवासियों पर प्रत्यक्ष रूप से सम्राट का, इंग्लैंड के सम्राट का नियंत्रण स्थापित हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। तो ये सब एक्ट आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है। देखिए डी वाला जो है ऑप्शन देखिए, इसमें दिया गया है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत क्या प्रावधान किया गया था? इसके तहत जो है विभागीय प्रणाली, इसके तहत विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने की शक्ति तो प्राप्त हुई थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने या मतदान करने की शक्ति अभी भी प्राप्त नहीं हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इसमें जो अभी आप पढ़ चुके हैं, विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी, जो कि पूछा जा चुका है क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात करें तो इसके तहत जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। मुसलमानों को धर्म के आधार पर निर्वाचक प्रणाली प्रदान की गई थी। तो यहाँ से जो है संप्रदाय की जो है नींव पड़ी थी। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में कैसा द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो 1935 में द्वैध शासन जो प्रांत में प्रारंभ हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया था और यहाँ पर जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था और 1935 के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। देखिए इसी को ही भारत सरकार अधिनियम 1909 कहा जाता है। इसी में ही मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी, जिसे आप जो है पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो इसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार तो प्राप्त होगा, किंतु पूरक प्रश्न पूछने या जो है मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की बात करें तो इसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। और केंद्रीय विधानमंडल, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक भी इसमें बनाया गया था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1919 का एक्ट, इसमें केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों के द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए संघीय न्यायालय जिसे आप फेडरल कोर्ट कहते हैं, इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। यदि एक्ट पूछे तो एक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। और यदि पूछे कि जो है फेडरल कोर्ट अर्थात जो है संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1937।
और यदि आपसे पूछे कि संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मॉरिस गुएयर। तो इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉरिस गुएयर। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात करें तो 1909 में क्या प्रावधान किया गया था? 1909 में धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। और 1919 के एक्ट में क्या हुआ था? 1919 के एक्ट में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रिवीजन करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन करेंगे तभी जा करके ये सब फैक्ट आपको याद होंगे, अदरवाइज जो है बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको मल्टीपल रिवीजन करना है, सब याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, अभी आप पढ़ चुके हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई थी। और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत। और 1909 के एक्ट के तहत क्या प्रावधान किया गया था? तो 1909 के एक्ट के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया था। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत को स्वतंत्रता मिली थी। उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली था। एटली ने ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया था। कब पेश किया था? 4 जुलाई। कब? 4 जुलाई 1947 को पेश किया था और 14 जुलाई को पारित हुआ था ब्रिटिश संसद से यह अधिनियम। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के सम्राट ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किया था और इस हस्ताक्षर के साथ ही भारत 200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद हो गया था। तो ये 18 जुलाई 1947 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट देखिए दिया गया है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अभी आप पढ़ चुके हैं कि 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना किस एक्ट में किया गया था? 1909 के एक्ट में किया गया था। किस में किया गया था? 1909 के एक्ट में किया गया था, तो इसे याद रखिएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, तो ये वाला भी सही है, क्योंकि केंद्र द्वारा 1919 के एक्ट के तहत ही विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, प्रांतों को किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था उसी समय जो है लागू कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो अभी आप पढ़ चुके हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधानपालिका को द्विसदनात्मक बनाया गया था। और 1909 की बात करें तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। और 1892 की बात करें तो इस पर भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति मिली थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने या मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। 1935 की बात करें तो 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है।
4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उस सबको सॉल्व करना है, उससे संबंधित जो भी फैक्ट है उसको आपको तैयार करना है, तभी जा कर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, बताइए राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश निर्गत करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और यदि राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए, अब 1919 की बात करें तो 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इसे मैं मल्टीपल आप लोगों को रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि कंठस्थ हो जाए फैक्ट, क्योंकि फैक्ट ही याद नहीं होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देखिए, ऑप्शन सी देखते हैं। 1909 में क्या प्रावधान किया गया था? तो 1909 में प्रावधान किया गया था कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की जाएगी मुसलमानों के लिए। और भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। और 1909 की बात करें तो 1909 में क्या प्रावधान किया गया है? बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए। 1909, 1919 और 1947 में क्या प्रावधान किया गया है, इसे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और 1909 में क्या प्रावधान किया गया था? 1909 में प्रावधान किया गया था कि मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की जाएगी। और 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। और केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक 1909 के ही एक्ट में बनाया गया था। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें तो इस पर जो है ब्रिटिश सम्राट द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। बताइए, संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब भारत में लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। और इसी में ही जो है संघीय व्यवस्था भी लागू की गई थी। 1909 के अधिनियम और 1919 के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित है संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो 1935 के अधिनियम में स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां प्राप्त थी। और वर्तमान भारतीय संविधान में अवशेष शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो वर्तमान भारतीय संविधान में अवशेष शक्तियां संघ को प्राप्त हैं। किसको प्राप्त हैं? संघ को प्राप्त हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किए हुए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव में नहीं था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं किया गया था। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है ये इसमें शामिल था। चलिए देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिए, भारतीय संविधान में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगभग जो है 75% प्रावधान लिए गए हैं, तो इसलिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप है बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 1909 के अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। 1919 के एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था? तो 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी और 1935 में ही केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी और प्रांतों की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। 1947 के अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। देखिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी जो है एक्ट दिए गए हैं इसको मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।